सोचिए हम सब एक समंदर के किनारे खड़े हैं। ये कोई मामूली समुंदर नहीं, ये कॉस्मिक ओशियन है, ब्रह्मांड का महासागर। हम इसके किनारे पर रहते हैं और इसकी गहराइयों में क्या है इसके बारे में बस थोड़ा बहुत ही जानते हैं। हम पानी में अपने पैर डुबोते हैं और उसकी ठंडक महसूस करते हैं, लेकिन सामने जो अनंत विस्तार है उसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस समंदर की हर बूंद एक सितारा है, एक गैलेक्सी है, और हम इस विशाल किनारे पे रेत के एक छोटे से कण के बराबर हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भुवन, और आज आप और मैं एक अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो वक्त और स्पेस की हदों के पार है। ये सफर कार्ल सैगन की कॉस्मिक की दुनिया का है, यानी कि उनकी एक बुक कॉस्मिक समुंदर। लेकिन इसे हम एक कहानी की तरह सुनेंगे, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में। इमेजिन कीजिए कि आप और मैं एक शांत रात में आसमान के नीचे बैठे हैं और मैं आपको इस ब्रह्मांड की कहानी सुना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान की फितरत है कि वो सिर्फ किनारे पर खड़ा रह के संतुष्ट नहीं होता। उसके अंदर एक आग है, एक क्यूरियोसिटी है जो उसे कहती है कि उस पार क्या है। इस आग ने हमें प्रेरित किया है कि हम अपनी एक नाव बनाएं। इस नाव का नाम है स्पेसशिप ऑफ द इमेजिनेशन। ये किसी भी फिजिकल लॉ से बधी नहीं है। ये लाइट की स्पीड से भी तेज चल सकती है, टाइम में आगे पीछे जा सकती है, और हमें ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ले जा सकती है। तो चलिए इस स्पेसशिप पे सवार होते हैं और अपनी कॉस्मिक सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलो अपना कॉस्मिक एड्रेस पता करते हैं। हम रहते हैं प्लैनेट अर्थ पे। ये अर्थ सूरज सन के चक्कर लगाता है। हमारा सूरज जो हमें इतना बड़ा और ताकतवर लगता है, वो असल में मिल्की वे नाम के एक गैलेक्सी के लाखों करोड़ों सितारों में से सिर्फ एक मामूली सा सितारा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी कोई अकेली नहीं है। ये लोकल ग्रुप नाम के गैलेक्सीज की एक झुंड का हिस्सा है, जिसमें एंड्रोमेडा जैसे और भी बड़े गैलेक्सीज हैं। और ये लोकल ग्रुप, ये वर्गो सुपर क्लस्टर नाम के एक और भी बड़े झुंड का एक छोटा सा कोना है। आगे अनंत है। जब हम इस स्केल को सोचते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है ना। एक तरफ हम खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, और दूसरी तरफ इस बात पर हैरान होते हैं कि हम इतने छोटे होकर भी इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसानी चेतना का जादू है। इस विशालता को आसान भाषा में समझने के लिए कार्ल सागन ने एक कमाल का टूल बनाया, द कॉस्मिक कैलेंडर। इमेजिन कीजिए कि ब्रह्मांड की पूरी उम्र, यानी लगभग 13.8 बिलियन साल को हमने एक साल के कैलेंडर में फिट कर दिया है। इस कैलेंडर के मुताबिक जनवरी 1 को बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड का जन्म। बहुत महीनों तक कुछ खास नहीं हुआ, गैलेक्सीज बनना शुरू हुई। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मई के 1 महीने में बनी। हमारा सूरज और अर्थ सितंबर की शुरुआत में अस्तित्व में आया। अर्थ पे जिंदगी का पहला अंश लेट सितंबर में पनपा, लेकिन कॉम्प्लेक्स लाइफ आने में बहुत वक्त लगा। डायनासोर्स वो दिसंबर 24 को आए और दिसंबर 28 को ख़त्म हो गए, और इंसान, मॉडर्न ह्यूमंस, हम इस कॉस्मिक कैलेंडर में दिसंबर 31 की रात को 11:54 PM पर आए। हमारा पूरा लिखा हुआ इतिहास, हमारे राजा महाराजा, हमारी लड़ाइयाँ, हमारे धर्म, हमारे साइंस, ये सब उस साल के आखिरी 60 सेकंड्स में आता है। सॉक्रेट्स, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सब आखिरी सेकंड्स के भी फ्रिक्शंस में आते हैं। ये कैलेंडर हमें हमारी औकात याद दिलाता है। हम इस कॉस्मिक स्टेज पर बहुत नए कलाकार हैं। हमसे पहले बहुत कुछ हो चुका है, और हमारे बाद भी बहुत कुछ होगा। इसलिए हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इस बात के कि
हम इस कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश शुरू कहाँ से हुई? इसके लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। लगभग 2500 साल पहले एंसेंट ग्रीस की लोनियन कोस्ट पर वहाँ लोगों ने आसमान को देखा और सोचा कि ये सितारे, ये ग्रह, ये सूरज, ये चाँद, ये सब क्या है? उससे पहले तक हर कोई यही मानता था कि ये सब देवी देवताओं का खेल है। बारिश इंद्र देवता कराते हैं, समंदर में तूफान पोसाइडन लाते हैं, लेकिन लोनिया में कुछ नए थिंकर्स पैदा हुए, जैसे थालेस और एनेक्सीमेंडर। उन्होंने कहा, रुको एक मिनट, क्या इसका कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि ये यूनिवर्स अनजान नहीं है, बल्कि इसको जाना जा सकता है। इसकी इसके कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं जो हमें ऑब्जर्व करके और रीजन करके समझ सकते हैं। ये साइंस की शुरुआत थी, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इस सोच की सबसे ऊंची उड़ान थी लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इजिप्ट में ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, ये उस वक्त के सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट था। यहाँ दुनिया भर से स्कॉलर्स आते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ते थे, डिबेट करते थे और नॉलेज को आगे बढ़ाते थे। यहाँ एरेटोसेनेस नाम का एक लाइब्रेरियन था। उन्होंने एक दिन पढ़ा कि एक शहर में साल के एक खास दिन धूप सीधी क्यों में पड़ती है। मतलब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, लेकिन उनके शहर अलेक्जेंड्रिया में उस दिन उसी वक्त एक लाठी जमीन पर परछाई बन जाती है। इस छोटी सी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने सोचा, अगर अर्थ फ्लैट होती तो दोनों जगह परछाई बननी चाहिए थी या एक जैसी बननी चाहिए थी। इसका मतलब अर्थ कर्व्ड है, और सिर्फ सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके उन्होंने अर्थ का सरकमफेरेंस, गहराई लगभग सही सही नाप लिया, सिर्फ लाठियों, परछाइयों और इंसानी दिमाग का इस्तेमाल करके। ये अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी इंसान की बुद्धि का एक जीता जागता सबूत थी। लेकिन धीरे धीरे इसका पतन हो गया। लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया। साइंटिफिक सोच की जगह अंधविश्वास और डोगमेटिज्म ने ले ली। लाइब्रेरी जला दी गई और उसके साथ हजारों साल का ज्ञान भी राख हो गया। ह्यूमैनिटी एक लंबे अंधेरे दौर, डार्क एजेस में चली गई। जो ज्ञान हमने हासिल किया था वो खो गया। हम भूल गए कि अर्थ गोल है, हम भूल गए कि हम सितारों का हिस्सा हैं। लेकिन इंसानी क्यूरियोसिटी की आग कभी पूरी तरह बुझती नहीं है। वो राख के नीचे सुलगती रहती है, सही वक्त का इंतजार करती है दोबारा भड़कने के लिए। उस अंधेरे दौर के बाद यूरोप में एक नई सुबह हुई, जिसे हम रेनेसेंस कहते हैं। लोगों ने फिर से पुराने ग्रीक थिंकर्स को पढ़ना शुरू किया और उनके काम को आगे बढ़ाया। आसमान को लेकर सबसे बड़ा मॉडल उस वक्त पोटोलेमी का था, जिसके हिसाब से अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में थी और सूरज, चांद और सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते थे। ये मॉडल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें ग्रहों की अजीबोगरीब मूवमेंट को समझने के लिए छोटे छोटे सर्कल्स के ऊपर और सर्कल्स इमेजिन किए जाते थे, और ये काम करता था। इसलिए 1500 साल तक किसी ने इस पर आसानी से सवाल नहीं उठाए। फिर आया एक आदमी, जोनेस केपलर। केपलर एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा जुनून था। वो मानता था कि भगवान ने इस यूनिवर्स को परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप में बनाया है। उसका काम था उन शेप्स को ढूंढना। उन्होंने अपना पूरा जीवन मार्स ग्रह की ऑर्बिट को समझने में लगा दिया। उनके पास उस वक्त का सबसे एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल डाटा था, जो टाइको ब्रेन ने इकट्ठी किए थे। केपलर ने सालों तक कैलकुलेशन किए। उन्होंने मार्स की ऑर्बिट को एक परफेक्ट सर्कल में फिट करने की कोशिश की, लेकिन डाटा हमेशा थोड़ा सा ऑफ होता था। एक मामूली सा एरर बस 8 आर्क मिनट्स का
कोई और होता तो शायद उस एरर को नज़रअंदाज कर देता, कहता कि मेजरमेंट्स में गलती होगी। लेकिन केपलर अपने डाटा के प्रति बेहद ईमानदार थे। उन्होंने कहा, नहीं, डाटा गलत नहीं हो सकता, मेरी थ्योरी गलत है। ये साइंस का एक बहुत बड़ा मोमेंट था, अपने प्री कन्विंस्ड नोशन को, अपनी पसंदीदा थ्योरी को डाटा के सामने गलत मान लेना। यही असल साइंटिस्ट स्पिरिट है। बहुत सारी कोशिशों के बाद उन्होंने एक नया शेप तैयार किया, एन एलिप्स, यानी एक अंडाकार शेप, और जैसे जादू हो गया, सारा डाटा परफेक्टली फिट हो गया। मार्स और बाकी सारे ग्रह सूरज के चक्कर परफेक्ट सर्कल में नहीं बल्कि एक्लिप्सेस में लगाते हैं। इससे उन्होंने लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिए, जिनसे हमें पता चला कि ग्रह कब तेज चलते हैं और कब धीरे। ये एक बहुत बड़ी खोज थी जिसने प्टोलेमी के 1500 साल पुराने मॉडल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। यूनिवर्स वैसा नहीं था जैसा कि हम चाहते थे वो हो, वो वैसा था जैसा वो असल में है। लेकिन केपलर ने ये तो बता दिया कि ग्रह कैसे घूमते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्यों घूमते हैं। इस क्यों का जवाब देने के लिए एक और जाइंट का जन्म हुआ, आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने केपलर के काम को आगे बढ़ाया। एक कहानी है कि उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा और सोचा, जिस फोर्स ने इस सेब को नीचे खींचा, क्या वही फोर्स चांद को भी अर्थ के चक्कर लगाने पर मजबूर कर रही है। ये एक कमाल का इंसाइट था। उन्होंने रियलाइज किया कि आसमान में काम करने वाले नियम और ज़मीन पर काम करने वाले नियम अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। इसी सोच से उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींचता है। यही फोर्स प्लैनेट्स को सूरज के इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर करता है। न्यूटन ने हमें वो भाषा दी जिससे हम नेचर से भी बात कर सकते थे। कैलकुलस, उनके लॉज ने अगले 200 सालों तक फिजिक्स पर राज किया। अब जब हमारे पास आसमान के नियम आ गए थे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हमने सोचा, चलो अब अपने पड़ोस को ठीक से देखते हैं। इस दौर की स्पिरिट बिल्कुल 17th सेंचुरी के डच एक्सप्लोरर जैसी थी, जो अपने जहाज़ों में बैठकर अनजान देशों की खोज में निकल पड़ते थे। ऐसे ही एक एक्सप्लोरर थे क्रिस्टियान ह्यूगिन्स। उन्होंने बेहतर टेलीस्कोप्स बनाए और उनसे आसमान को देखा। उन्होंने सैटर्न को देखा और पहली बार समझा कि उसके चारों तरफ जो कान जैसे दिखते हैं वो असल में आज़ाद घूमते हुए रिंग्स हैं। उन्होंने सैटर्न की सबसे बड़ी चांद टाइटन की भी खोज की और उन्होंने सोचा, अगर अर्थ एक दुनिया है तो क्या ये ग्रह भी अलग अलग दुनिया नहीं हो सकते? क्या वहाँ पर भी जिंदगी हो सकती है? इसी क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने स्पेसशिप ऑफ द इमेजिनेशन में बैठकर अपने सोलर सिस्टम का टूर करते हैं। इस बार मॉडर्न साइंस की आंखों से, वोयेगर्स जैसे स्पेस प्रोब से मिली जानकारी के साथ। सबसे पहले हम वीनस पर जाते हैं। इसका अर्थ जैसा ही साइज है, इसलिए इसे अर्थ की जुड़वा बहन कहते थे। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि ये तो नर्क जैसा है। इसका एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जो एक जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि शीशा भी पिघल जाए। यहाँ एसिड की बारिश होती है। वीनस हमारे लिए एक चेतावनी है कि अपने प्लेनेट के एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या हो सकता है। फिर हम मार्स की तरफ बढ़ते हैं। लाल ग्रह। मार्स ने हमेशा से इंसानों को आकर्षित किया है। क्या यहाँ कभी जिंदगी थी या अभी भी है? हमने वहाँ रोवर्स भेजे। हमने देखा कि वहाँ सूखी नदियों के निशान हैं, पोलर आइस कैप्स हैं। ऐसा लगता है कि अरबों साल पहले मार्स एक गीला और गर्म प्लेनेट था, शायद जिंदगी के लिए अनुकूल। आज वो एक ठंडी रेगिस्तानी दुनिया है, लेकिन इसकी मिट्टी के नीचे अभी भी पानी और शायद माइक्रोबायल लाइफ छुपी हो सकती है। मार्स की खोज असल में खुद की खोज है।
ये जानने की कि जिंदगी कितनी दुर्लभ है। आगे बढ़ने पर हमें मिलता है सोलर सिस्टम का राज। जुपिटर ये एक गैस जाइंट है, इतना बड़ा कि इसमें बाकी सारे ग्रह समा सकते हैं। इस पर एक ग्रेट रेड स्पॉट है जो एक विशाल तूफान है, अर्थ से भी बड़ा और सदियों से चल रहा है। जुपिटर के पास अपने खुद के छोटे छोटे सोलर सिस्टम हैं। उनके दर्जनों चांद, इनमें से एक है यूरोपा। इसकी सतह बर्फ से ढकी है, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि इस बर्फ की मोटी परत के नीचे एक विशाल नमकीन पानी का समंदर हो सकता है, और जहाँ पानी है वहाँ जिंदगी की संभावना है। और आखिर में सोलर सिस्टम का गहना सैटर्न। इसके रिंग्स देखकर कोई भी हैरान रह जाए। ये रिंग्स बर्फ और पत्थर के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है जो सैटर्न के चक्कर लगा रहे हैं। हम इसके चाँद टाइटन पर भी रुकते हैं। ये सोलर सिस्टम का इकलौता चाँद है जिसका अपना एक घना एटमॉस्फेयर है। यहाँ मीथेन की नदियाँ और झीलें हैं। ये एक अजीब और अनोखी दुनिया है। ये ग्रह सिर्फ आसमान में चमकते हुए बिंदु नहीं हैं, ये अलग अलग दुनिया हैं। हर एक की अपनी कहानी है, अपना कैरेक्टर है। इनको एक्सप्लोर करके हम सिर्फ इनके बारे में नहीं, बल्कि अपने प्लेनेट, अपने अर्थ के बारे में भी बेहतर समझने लगे हैं। हम समझते हैं कि हमारी दुनिया कितनी खास और नाजुक है। अपने सोलर सिस्टम की सैर के बाद अब वक्त है और भी गहरे पानी में उतरने का। हमारे सूरज से परे अनंत दूरियों पर क्या है? वो रात में टिमटिमाते हुए सितारे क्या हैं? वो असल में हमारे सूरज जैसे ही हैं, बस इतने दूर हैं कि हमें सिर्फ एक रोशनी, एक बिंदु जैसे दिखते हैं। इन टिमटिमाते हुए सितारे, इन दूरियों को नापने के लिए किलोमीटर्स का पैमाना छोटा पड़ जाता है। इसीलिए हम लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक लाइट ईयर एक लाइट ईयर वो दूरी है जो रोशनी एक साल में तय करती है, लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। इसका मतलब जब हम किसी सितारे को देखते हैं जो हजारों लाइट ईयर्स दूर है, तो हम उस सितारे को वैसे नहीं देख रहे हैं जैसा वो अभी है। हम उसको वैसे देख रहे हैं जैसा वो हजारों साल पहले था, जब उसकी रोशनी ने हमारी तरफ अपना सफर शुरू किया था। आसमान में देखना एक टाइम मशीन में देखने जैसा है। हम अतीत में झांक रहे हैं। तो इन सितारों की कहानियाँ क्या हैं? इनका जन्म कैसे होता है और इनकी मौत कैसे होती है? सितारों का जन्म होता है नेबुलाई में। ये स्पेस में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं। ग्रेविटी जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, इन गैस के कणों को धीरे धीरे पास लाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये गैस इकट्ठी होती जाती है, इसका ढेर बड़ा और घना होता जाता है। इसके सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और जब टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब एक जादू होता है। हाइड्रोजन के एटॉम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इससे बेइंतहा एनर्जी निकलती है, और यही एनर्जी उस गैस के गोले को चमक देती है और एक सितारे का जन्म हो जाता है। ये सितारे अरबों सालों तक हाइड्रोजन के हीलियम में बदलते रहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो कुछ और भी करते हैं। वो हैवियर एलिमेंट्स बनते हैं। बिग बैंग में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स बने थे। कार्बन जिससे हम बने हैं, ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, आयरन जो हमारे खून में है, ये सारे एलिमेंट्स सितारों के पेट में हैं। उनकी हाई टेम्परेचर वाली बत्तियों में पकाए जाते हैं। सगन ने कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ्स। हम सितारों की धूल से बने हैं। ये कोई कविता नहीं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। हमारे शरीर का हर एटम सिवाय हाइड्रोजन के कभी ना कभी किसी विशाल सितारे के अंदर बना था। ये सोचकर हमारा रिश्ता इस ब्रह्मांड से कितना गहरा हो जाता है ना। लेकिन
हर चीज की तरह सितारों की भी मौत होती है। जब एक सितारे का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगता है तो उसकी मौत का सफर शुरू होता है। एक हमारे सूरज जैसे एवरेज साइज के सितारे का अंत उतना ड्रामेटिक नहीं होता। वो पहले फूल कर एक रेड जाइंट बन जाता है, इतना बड़ा कि वो अपने पास के ग्रहों को निगल सकता है। फिर धीरे धीरे उसकी बाहरी लेयर्स स्पेस में फैल जाती है और पीछे सिर्फ एक छोटा सा बेहद गर्म कोर बचता है जिसे वाइट डॉर्फ कहते हैं। ये धीरे धीरे ठंडा होकर अंधेरे में खो जाता है। लेकिन जो सितारा सूरज से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं उनकी मौत एक धमाके के साथ होती है। उनका अंत एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में होता है। एक सुपरनोवा इतना ज़्यादा रोशन होता है कि वो कुछ हफ्तों के लिए अपनी पूरी गैलेक्सी से भी ज़्यादा चमक सकता है। इस धमाके में वो सारी हैवी एलिमेंट्स जो उस सितारे ने अपनी ज़िंदगी में बनाए थे वो पूरी गैलेक्सी में फैल जाती हैं। यही एलिमेंट फिर नए सितारे, नए ग्रह और शायद नए जीवन का हिस्सा बनती है। और हमारा सोलर सिस्टम भी किसी ऐसे ही सुपरनोवा के मलबे से बना है। सुपरनोवा के बाद क्या बचता है? अगर सितारा बहुत बड़ा था तो पीछे या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बचता है, एक शहर की साइज का ऑब्जेक्ट जिसका मास सूरज से भी ज़्यादा हो सकता है, या फिर ब्रह्मांड की सबसे अजीब और मिस्टीरियस चीज़, एक ब्लैक होल। एक ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कुछ भी, यहाँ तक कि रोशनी भी उससे बचकर निकल नहीं सकती। इसके आगे पीछे क्या है हम नहीं जानते। ये फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देता है। ब्लैक होल और ब्रह्मांड की इन अजीब चीज़ों को समझने के लिए हमें न्यूटन से आगे बढ़ना होगा। हमारे सफ़र में अब एंट्री होती है 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े दिमाग की, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने हमें रियलिटी को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया दिया। उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चादर की तरह जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस ब्रह्मांड में स्पीड की एक लिमिट है, स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी चीज़ इससे तेज नहीं चल सकती। और उनका मशहूर इक्वेशन E=mc² ने बताया कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही फॉर्मूला सितारों के एनर्जी का राज खोलता है। लेकिन उनका असली मास्टरपीस था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम की चादर में मास की वजह से आने वाला झुकाव है। इमेजिन कीजिए, एक ट्रेम्पोलाइन है। अगर आप उसके बीच में एक भारी बॉलिंग बॉल रखें तो ट्रेम्पोलाइन नीचे की तरफ झुक जाएगा। अब अगर आप एक छोटी कांच की गोली उसके पास से गुजारें तो वो सीधे जाने की बजाय उस झुकाव की वजह से बॉलिंग बॉल के चक्कर लगाने लगेगी। ग्रह सूरज के चक्कर इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि सूरज उन्हें खींच रहा है। वो इसलिए चक्कर लगाते हैं क्योंकि सूरज ने अपने मास से अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ दिया है और ग्रह उस मुड़े हुए रास्ते पर चल रहे हैं। ये एक माइंड बेंडिंग आइडिया है, लेकिन इसने ब्लैक होल से लेकर ब्रह्मांड के फैलाइन तक हर चीज को एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन की थ्योरी हमारे लिए नए दरवाजे खोलती है। क्या हम स्पेस टाइम को मोड़कर शॉर्टकट्स बना सकते हैं? क्या हम लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल कर फ्यूचर में जा सकते हैं? ये सब अभी भी साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन कौन जाने कल का साइंटिस्ट आज का फिक्शन ही तो होता है। हमने सितारों की कहानी जान ली, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये हमें उस सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाती है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमने देखा कि सितारों ने वो सारे जरूरी तत्व बनाकर गैलेक्सी में फैला दिए जो जिंदगी के लिए चाहिए। हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन
इन बेजान केमिकल से जिंदगी यानी लाइफ जैसी कॉम्प्लेक्स चीज कैसे बनी, ये साइंस की सबसे बड़े सवालों में से एक है। इसके लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, लगभग 4 बिलियन साल पहले, जब अर्थ एक जवान प्लेनेट था। उस वक्त का माहौल आज से बहुत अलग था। समंदर आग उगलते वॉल्केनोस से भरे हुए थे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, और सूरज से डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधे ज़मीन पर आती थी। इस महासागर में, जिसे हम प्राइमोर्डियल सूप कहते हैं, पानी के साथ साथ मीथेन, अमोनिया जैसे सिंपल केमिकल्स कंपाउंड मौजूद थे। बिजली कड़क रही थी, एनर्जी दे रही थी। 1950s में मिलर अरी एक्सपेरिमेंट ने इसको आजमाने की कोशिश की। उन्होंने एक लैब में अर्ली अर्थ जैसा माहौल बनाया। उन्हीं गैस को एक फ्लास्क में डाला, पानी उबाला और उसमें आग लगाई। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने देखा कि उस फ्लास्क के पानी का रंग लाल हो गया और उसमें अमीनो एसिड्स बन गए थे। अमीनो एसिड्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, और प्रोटीन्स हर जीवित चीज का आधार है। इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि जिंदगी की रॉ मटेरियल्स बेजान केमिकल से अपने आप नेचुरल लॉज के तहत बन सकते हैं। धीरे धीरे अरबों सालों में ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़कर और कॉम्प्लेक्स होते गए। उन्होंने खुद को कॉपी करना सीखा। ये लाइफ की शुरुआत थी। पहले सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बने और फिर शुरू हुआ एवोल्यूशन का लंबा सफर। एवोल्यूशन कोई सीधी सादी सीढ़ी नहीं है जिसके ऊपर इंसान खड़ा है। ये एक घना फैला हुआ पेड़ है जिसकी हर शाख एक अलग स्पीसीज है। इस प्रोसेस को चलाने वाली शक्ति है नेचुरल सिलेक्शन। जो भी जीव अपने एनवायरनमेंट में बेहतर अडेप्ट करता है, उसके जिंदा रहना और अपनी जेन्स आगे बढ़ाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई डिवाइन प्लान नहीं, बस ट्रायल एंड एरर का लंबा अनंत सिलसिला। इस एवोल्यूशन की कहानी लिखी हुई है एक खास बहस में, जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए हर जीवित चीज के अंदर में मैनुअल की तरह होती है, जो बताती है कि उसे कैसे बनना है और कैसे काम करना है। एक इंसान के डीएनए में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है जितनी एक पूरी लाइब्रेरी की किताबों में। हम सब एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल ब्लू व्हेल तक एक ही ट्री ऑफ लाइफ का हिस्सा है। हमारा डीएनए चिंपांजीज से 98% तक मिलता है। यहाँ तक कि एक केले से भी हमारा कुछ डीएनए शेयर होता है। ये हमें सिखाता है कि इस प्लेनेट पर हर जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एवोल्यूशन के इस सफर में एक खास चीज विकसित हुई, इंसानी दिमाग, ह्यूमन ब्रेन। सागन इसे 3 हिस्सों में देखते हैं। सबसे अंदर है रेप्टेलियन कॉम्प्लेक्स, जो हमारे बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जैसे एग्रेशन और टेरिटोरियलिटी को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर है लिम्बिक सिस्टम, जो हमने बाकी मैमल्स के साथ शेयर किए हैं। ये हमारे इमोशंस, प्यार, डर, इन सब का घर है। और सबसे ऊपर सबसे नई परत है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये इंसानी दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें खास बनाता है। ये सोचना, रीजन करना, भाषा का इस्तेमाल करना, आर्ट, म्यूजिक, साइंस बनाने की क्षमता रखता है। यही सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जो कॉस्मोस को समझने की कोशिश कर रहा है। हम इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो खुद के बारे में सोचने लगा है। वी आर द यूनिवर्स वे ऑफ नोइंग इटसेल्फ। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर जिंदगी यहाँ अर्थ पर नेचुरल लॉज के तहत पैदा हो सकती है, तो क्या कहीं और नहीं हो सकती? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 400 बिलियन से ज़्यादा सितारे हैं और ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। सितारों की गिनती जमीन पर रेत के सारे कणों से भी ज़्यादा है। इतने सारे सितारों के पास अपने ग्रह हैं। क्या ये घमंड नहीं होगा कि हम सोचें
कि इतने विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले ही हैं? इस सवाल ने सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा रेसिस्ट्रल इंटेलिजेंस को जन्म दिया। हम बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप से आसमान को सुन रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कहीं दूर से कोई सिग्नल आ रहा हो, कोई ऐसी सभ्यता जो हमें बताना चाह रही हो आप अकेले नहीं हैं। हमने भी कोशिश की है। हमने एरिकीवो मैसेज जैसे रेडियो सिग्नल्स स्पेस में भेजे हैं, जिसमें हमने अपने बारे में, अपना डीएनए, अपने सोलर सिस्टम के बारे में बताया है। और अगर किसी दिन वो सिग्नल मिल जाए तो वो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। लेकिन इस पूरी कॉस्मिक कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है? कार्ल सागन का आखिरी संदेश यही है, जब हम इस विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। वोयेगर 1 स्पेसक्राफ्ट जब सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा था तो सागन ने नासा से रिक्वेस्ट करके उसका कैमरा एक आखिरी बार अर्थ की तरफ घुमवाया। उस तस्वीर में अर्थ एक छोटा सा नीला बिंदु, एक पहले ब्लू डॉट दिख रहा था। उस बिंदु को देखकर सागर ने कहा, उस बिंदु पर देखो, वो यहाँ है, वो घर है, वो हम हैं। उस पर हर वो इंसान है जिससे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम जानते हो, जिसके बारे में तुमने सुना है। हमारे इतिहास का हर सुख दुख, हर धर्म, हर आइडियोलॉजी, हर राज, हर किसान, हर हीरो, हर कायर, सब कुछ उसी एक धूल के कण में मौजूद है जो सूरज की एक किरण में तैर रहा है। इस कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से हमारे झगड़े, हमारी लड़ाइयाँ, हमारे देश की सीमाएं, ये सब कितने बेमतलब लगते हैं। हम इस छोटे से प्लेनेट पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये भूल कर कि हम सब इस अनंत अंधेरे में एक साथ तैर रहे हैं। हमारे पास बचने के लिए कोई और जगह नहीं है। कम से कम अभी के लिए यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पहले ब्लू डॉट का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। हमारे अंदर हमारे पुरानी रेप्टिलियन ब्रेन का भूत अभी भी है, एग्रेशन, अंधविश्वास, लेकिन हमारे पास उससे लड़ने के लिए हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी है, लॉजिक, कंपैशन और साइंस। हमारे पास आत्मविश्वास की शक्ति है न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में, और हमारे पास सितारों तक पहुंचने की भी शक्ति है। चुनाव हमारा है। कॉस्मोस की कहानी सिर्फ सितारों और गैलेक्सीज की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे स्टार स्टफ्स ने सोचना और महसूस करना शुरू किया। हम इस ब्रह्मांड की आंखें, कान और दिमाग हैं। हमारा फर्ज है कि हम इस खोज के सफ़र को जारी रखें, सवाल पूछते रहें और अपने इस छोटे से घर को बचाएं। क्योंकि ये कॉस्मोस विशाल और अद्भुत है, लेकिन अभी तक जहाँ तक हमें पता है इसमें हम जैसा कोई और नहीं है। हमारा अस्तित्व एक अनमोल उपहार है, और इस उपहार का सबसे बेहतर इस्तेमाल यही है कि हम इस ब्रह्मांड को समझें और अपनी जगह को इसमें पहचानें। तो दोस्तों, यही थी कॉस्मिक समुंदर और हमारी पहचान की समरी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ बहुत जल्द किसी नई समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।